क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है उसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। तो बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। देखिए हमने इस वाले केस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट क्या है ये देखिएगा, हमें मालूम है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल तक होता है, या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो, यानी आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। तो इन दोनों में से एक केस होगा तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट ये है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है वो 0 वेक्टर होगा, वो तभी पॉसिबल है आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, या इसके अलावा एक कंडीशन और है, वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर मिलेगा। अब यहाँ पर हमने 4 केसेस बना लिए। पहले केस में हमने देखा कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होना चाहिए तब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, या पर यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से एक वेक्टर 0 होना चाहिए तब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 वेक्टर के इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर तब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल है एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, कोई से भी दो वेक्टर्स एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, तो हम इस केस को यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, यानी वेक्टर ए अगर बी के परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं होगा, अगर पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन कंडीशन ये है कि या तो वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा या वेक्टर बी 0 वेक्टर होगा, और यही कंडीशन इसमें है। तो कहने का मतलब ये हुआ हियर दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल when either vector a equals to 0 वेक्टर और वेक्टर b equals to 0 वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के इक्वल होगा, या फिर वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। देखिए एलएचएस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बी और वेक्टर सी का हमें सम फाइंड करना पड़ेगा, और सम का जो रिजल्ट आएगा या सम वाला जो वेक्टर आएगा उसका हमें वेक्टर ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड कर लेते हैं। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा b1 प्लस c1 वेक्टर i प्लस b2 प्लस c2 j प्लस b3 प्लस c3 k। अगर हम इसका वेक्टर a के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा i j के। वेक्टर ए हमें जो दे रखा है वो इस तरह से है, तो यहाँ लिख लेंगे हम a1 a2 a3, और यहाँ पर b प्लस सी जो रिजल्ट हमें मिला था वो इस तरह से मिला था, तो यहाँ आ जाएगा b1 प्लस c1, और इधर हो जाएगा b2 प्लस c2, और इधर हो जाएगा b3 प्लस c3। हमें मालूम है कि डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें एलिमेंट इस तरह से मिलते हैं तो इसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि i j k, और यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2
B3 प्लस IJK और इधर A1 A2 A3 C1 C2 C3, यानी ये जो सिंगल डिटरमिनेंट था उसको हमने दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख लिया। अब बात करते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम फाइंड करते हैं और उसके साथ में सम फाइंड करते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का, तो ये हमें देखने को मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करेंगे IJK A1 A2 A3 इधर B1 B2 B3 प्लस वेक्टर क्रॉस वेक्टर सी फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा IJK A1 A2 A3 और इधर C1 C2 C3, ये हमारे पास RHS और ये था हमारे पास LHS। अब यहाँ हम एक बार देखते हैं ध्यान से, LHS की वैल्यू ये है और RHS की वैल्यू ये है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS RHS के इक्वल होगा, यानी जो ये वाला RHS है वो इस LHS के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसके सम के साथ में वो ये वाला रिजल्ट देगा हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो दे रखा है वो कंडीशन ये है कि वेक्टर ए 0 वेक्टर है या वेक्टर बी 0 वेक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 वेक्टर देगा। इज द कन्वर्स ट्रू, यानी इसका जो कन्वर्स होगा क्या वो ट्रू होगा। कन्वर्स का मतलब ये है अगर हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 वेक्टर दे रखा था तो क्या जरूरी है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई सा भी एक वेक्टर 0 वेक्टर हो, तो इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। देखिए हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें 0 वेक्टर मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ या तो दोनों में से एक वेक्टर 0 होगा या फिर हमें मालूम होना चाहिए कि वेक्टर ए जो होगा वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, लेट हम दो पैरेलल वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी हमने क्या किया 2i प्लस 4j प्लस 6k। ये हमने दो वेक्टर से यहाँ पर अपनी तरफ से कंसीडर कर लिए, दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर है। अब हम कैसे पता करेंगे पैरेलल वेक्टर है, देखिए हमें मालूम है कि जो वेक्टर बी है वो है 2i प्लस 4j प्लस 6k। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर है, तो यहाँ पर जो बी वेक्टर है वो 2 इंटू ए वेक्टर, कहने का मतलब ये जो फॉर्म हमें मिल रही है वो वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर वाली फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा IJK, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 2 4 6। इसको हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ये 6 2 जा 12 4 3 जा 12 इंटू आई माइनस ये खत्म हो जाएगा तो 6 बन जा 6 माइनस 6 इंटू जे प्लस, अब के साथ लेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसमें 4 माइनस 4 इंटू के, यानी 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। कहने का मतलब ये हुआ हमें एक ये 0 वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक 0 वेक्टर है। अब हम ये भी कंफर्म कर लेते हैं क्या इनमें से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी √1 प्लस 4 प्लस 9 यानी √14, जो कि 0 के इक्वल नहीं है।
अगर हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 4 प्लस 16 और प्लस 36 ऐड करेंगे सबको तो ये 56 मिलेगा हमें, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर हमें मिल रहा है, तो यानी इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो दे रखा है ये है वेक्टर ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास दे रखा है वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए हमारे पास 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी के ट्राइंगल के और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, तो हमें ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे ए बी सी, और वेक्टर मेथड से अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर हम ये फाइंड करने पड़ेंगे, और ये जो हो जाएंगे इसके एडजेसेंट साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हो जाएंगे, यानी ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे। इतना करने के बाद हम करेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर और इन दोनों का निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड और इसका करेंगे हाफ। इस तरह से हमें एरिया ट्राइंगल ए बी सी मिल जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होने वाली है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना है, तो जब भी हम ए बी फाइंड करते हैं तो हमें मालूम है ये मिलेगा हमें ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही ए बी वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ओ बी माइनस ओ ए का मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, तो ये जगह 2 माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 माइनस 1 इंटू जे प्लस 5 माइनस 2 इंटू के। तो इस तरह से हमें ये मिल जाता है आई प्लस का 2j प्लस का 3k। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे ए सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर फाइंड करेंगे, सेम कंडीशन है, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 इंटू आई प्लस 5 माइनस 1 इंटू जे प्लस 5 माइनस 2 इंटू के। ये मिल जाएगा हमें 0 इंटू आई प्लस 4 इंटू जे प्लस 3 इंटू के। ये कंडीशन है हमारे पास ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की। अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, और ये हमें इस तरह से मिलेगा आई जे और के। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा 0 4 3 0 4 3। इसको हम एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट की तरह से, हालांकि डिटरमिनेंट ही है, इसको एक्सपेंड करेंगे हम R1 के अलोंग। तो यहाँ पर I के साथ जो आएगा ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 I माइनस, अब जे के साथ लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, 3 1 जा 3 माइनस 0 3 माइनस 0 इंटू जे प्लस, अब के साथ लेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएंगी सब, तो 4 1 जा 4 माइनस 0 4 माइनस 0 इंटू के। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला हमें माइनस का 6 आई माइनस का 3 जे प्लस का 4 के। अब इसका करेंगे हम मैग्नीट्यूड फाइंड। जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 36 प्लस 9 प्लस 16 और ये जगह अंडर रूट 61।
हमें फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल ABC, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू √61 यानी √61/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस तरह से, और ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों को लिख भी रखा है, यानी वेक्टर ए है वो ए बी साइड को और जो वेक्टर बी है वो ए डी वाली साइड को रिप्रेजेंट करता है। हमें फाइंड करना है इसका एरिया। देखिए हमें मालूम है कि एरिया पैरेललोग्राम ABCD ये होता है एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हम फाइंड कर लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, तो वही इसका एरिया आ जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करते हैं। ये हमें मिलेगा I, J और K, और ये जगह 1, -1, 3, 2, -7 और 1। इसको हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। I के साथ हमें मिलेगा -1, -7 3 या 21, माइनस का 21 है तो ये प्लस का 21 हो जाएगा I माइनस। अब J के साथ देखेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, 1 माइनस का 6 इंटू J प्लस, अब K के साथ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा इधर, -7 माइनस और -2, तो ये जगह प्लस का 2 इंटू K। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 20I माइनस यहाँ पे +5 हो जाएगा J और -5K। ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √20² + 5² प्लस -5² और ये हो जाएगा हमारे पास 400 + 25 + 25, और इसको ले सकते हैं हम √450 और इसको ले सकते हैं हम 15√2, यानी ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। हमें फाइंड करना है एरिया ट्रायंगल ABCD पैरेललोग्राम। एरिया ट्रायंगल पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो है 15√2। तो यहाँ हो जाएगा 15√2 स्क्वायर यूनिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू दे रखा है 3, और इसके अलावा वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है हमारे पास √2/3, और उसके अलावा उसने दे रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इज अ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर और वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एक यूनिट वेक्टर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो उसका आंसर मिलेगा हमें 1। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है 3, इसकी वैल्यू दे रखी है √2/3, ये हमें साइन थीटा मिल जाएगा इंटू, और इसकी वैल्यू होती है 1। हमें मालूम है किसी भी यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है इक्वल टू 1।
यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, और इससे हमें साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 मिल जाती है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए जब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें मिलेगी साइन 45 से, यानी π/4। तो इस तरह से हमें थीटा की जो वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है π/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, और ABCD रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस दे रखे हैं A, B, C और D, उसके हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं OA, OB, OC और OD। इस तरह की फॉर्म में हमें फाइंड करना है कि ABCD रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। देखिए हमने बताया था कि या तो पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो या रोम्बस हो, तो इनमें से किसी का भी एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसका करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड। तो मैग्नीट्यूड का जो भी आंसर आता है वही इसका एरिया होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया रेक्टेंगल ABCD अगर हम निकालना चाहें तो हम AB क्रॉस BC ये फाइंड करने के बाद में हम इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और इसका जो आंसर आएगा वही इसका एरिया आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AB वेक्टर, और हमें मालूम है ये मिलेगा हमें OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर से। तो यहाँ पर OB माइनस OA वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा I, और ये 2I मिल जाएगा, माइनस 0 इंटू J माइनस 0 इंटू K। इसी तरह से अगर हम इसमें BC फाइंड करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC हमारे पास ये दे रखा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम 0 इंटू I, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1J, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 इंटू K। ये हमें AB और BC दो एडजेसेंट साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स मिल चुके हैं। इनका हम फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। उसके लिए हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा I J K 2 0 0 0 1 माइनस के साथ ये जगह 0। इसको हम एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, तो I के साथ हमें जो मिलेगा ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म 0 माइनस 0 I माइनस, अब J के साथ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा 0 माइनस 0 इंटू J प्लस, अब K के साथ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा इसमें -2 माइनस 0 इंटू K, और यह हमें मिल जाएगा 0 इंटू I माइनस 0 इंटू J माइनस 2 इंटू K। इसका फाइंड करेंगे हम मैग्नीट्यूड, तो ये जो हमें मिलेगा AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास √0² प्लस 0² प्लस -2², यानी √4, और ये हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड हमें 2 मिल चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2² यूनिट।